हाँ बेटा, तो आप एक बार और समझ लो। फिजिक्स जो 11th क्लास का फिजिकल वर्ड पहला चैप्टर है, इसमें सबसे पहले हम लोग फिजिक्स के बारे में समझे कि फिजिक्स एक्चुअल में है क्या। तभी जैसा कि मैंने डिस्कस किया है, फिजिक्स वर्ड 15th सेंचुरी में ग्रीक से पैदा हुआ। ग्रीक में सबसे पहले इस वर्ड का यूज किया गया था, जो ग्रीक लैंग्वेज में लिखा गया था उसका नाम क्या था, नेचर था। और उसी नेचर वर्ड को बाद में बता देंगे कि ये फिजिक्स है। ठीक है, फिजिक्स के अंतर्गत हम यूनिवर्स में जितने भी लॉज हैं उन सारे लॉज को डिस्कस करते हैं, उस सारे लॉज के बारे में स्टडी करते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि फिजिक्स साइंस की वह ब्रांच है जिसके अंतर्गत यूनिवर्स के लॉज को हम लोग स्टडी करते हैं। दिस इज नोन एज फिजिक्स। क्लियर हो गया बेटा? ये बात आपको समझ में आ गई कि फिजिक्स क्या है? ओके ओके। अब हम लोग ये देखेंगे कि फिजिक्स को इस तरह से दो पार्ट में ब्रेक कर दिया गया, या दो पार्ट हम फिजिक्स को न बोल करके ये कह सकते हैं कि फिजिक्स को समझने के लिए यहां पे उसको दो भाग में बांट दिया गया, जिसमें हम लोग ये कह सकते हैं कि पहला जो पार्ट था उसको यूनिफिकेशन कर सकते हैं और दूसरा रिडक्शनिज्म कहते हैं। यूनिफिकेशन एंड रिडक्शनिज्म। तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि पूरे फिजिक्स को इस तरह से दो पार्ट में बांट करके बना दिया गया। क्या? पहला पार्ट बना दिया गया यूनिफिकेशन और दूसरे को बोल दिया गया रिडक्शनिज्म। बेटा, यूनिफिकेशन क्या है, रिडक्शनिज्म क्या है, यह समझना बहुत जरूरी है, और दोनों ने मिलकर के पूरे फिजिक्स को कंप्लीट कर दिया। यूनिफिकेशन का मतलब यह होता है कि यूनिवर्स के बहुत सारे ऐसे फिनोमेना जो किसी एक ही रूल से डिफाइन किए जाते हों, या इसको हम उल्टा भी बोल सकते हैं कि इस यूनिफिकेशन में यह कोशिश किया गया कि यूनिवर्स के बहुत सारे फिनोमेना या बहुत सारे घटनाओं को एक ही लॉज के अनुसार उसको डिफाइन करने की कोशिश की गई। या तो डिफाइन कर दिया गया या तो डिफाइन करने की कोशिश की गई, उसको ही हम लोग यूनिफिकेशन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हो, यूनिफिकेशन में मैं बोल रहा हूं कि बहुत सारे फिनोमेना को एक ही रूल से डिफाइन करने की कोशिश की है। जैसे फॉलिंग ऑफ एप्पल, दूसरा मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, और तीसरा एक और कोई भी आप फिनोमेना ले सकते हो, ले सकते हैं हम लोग मोशन ऑफ सैटेलाइट्स अराउंड प्लैनेट्स। आप क्या बताओगे बेटा कि फॉलिंग ऑफ एप्पल जो बहुत छोटी चीज है, फॉलिंग ऑफ एप्पल जो कि बहुत ही छोटी फिनोमेना है, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन ये तो बहुत बड़ी फिनोमेना है, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन ये तो बहुत बड़ी फिनोमेना है, और मोशन ऑफ द सैटेलाइट अराउंड प्लैनेट ये भी एक बड़ी फिनोमेना है। अब आप बता सकते हो क्या कि ये सारी फिनोमेना, इससे बहुत सारे फिनोमेना हैं, ये सारी फिनोमेना किस रूल के अंतर्गत डिफाइन की जाती है, या इन सारी फिनोमेना को कौन सा रूल है जो समझाने की कोशिश किया है जिससे हम लोग समझते हैं? बोलो बेटा, वह कौन सा रूल है फिजिक्स में जो इन सभी चीजों को डिफाइन करती है? ग्रेट, ओके, बस वेरी गुड।
यही है, क्या है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। समझ में बात आ गई क्या बेटा? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सिर्फ इतने को ही नहीं डिफाइन करता है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ए लॉट ऑफ फिनोमेना को डिफाइन करता है। समझ में आ गया? मतलब ये हो गया कि इन सारे फिनोमेना को डिफाइन करने के लिए सिर्फ एक ही रूल आ गया, जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो इसी को बोलते हैं यूनिफिकेशन। क्लियर हो गया बेटा? ये समझ में आ गया कि व्हाट इज द यूनिफिकेशन? यूनिफिकेशन का मतलब ये हो गया, यूनिवर्स के बहुत सारे ऐसे फिनोमेना जो किसी एक ही रूल से डिफाइन किए जा सकते हो, उन सबको यूनिफिकेशन कहते हैं। रिडक्शनिज्म ये थोड़ा सा अलग हो गया। रिडक्शनिज्म का मतलब ये है कि इफ यू हैव ए बिग प्रॉब्लम, इफ यू हैव ए बिग क्वेश्चन and if you want to find the solution of that problem or solution of that question, and if you are not able to solve that question, that problem together, means एक ही साथ आप उसको सॉल्व नहीं करने के काबिल हो या नहीं सॉल्व कर सकते हो या उसमें सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है, तो हमारा एक स्टेप उठता है, वह स्टेप उठता है कि उन सारी प्रॉब्लम को, उन सारे क्वेश्चन को छोटे छोटे पार्ट में हम डिवाइड कर लेते हैं और हर पार्ट को अलग अलग उसको सॉल्व करते हैं। जब सारी चीजें सॉल्व हो जाती है, इसका मतलब कि पूरी प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई। बात समझ में आ गई क्या बेटा? ये बात समझ में आ गई? मतलब किसी बिग प्रॉब्लम को, किसी लार्ज प्रॉब्लम को छोटे पार्ट में ब्रेक करके उसको सॉल्व करना ही क्या कहलाता है? रिडक्शनिज्म कहलाता है। ठीक है, तो यहां पे हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं। क्या डिफाइन कर सकते हैं इसको? large problem, any large या big problem solving to breaking, sorry एक मिनट बेटा, any large problem break या split वर्ड यूज करो, split into many parts and then solve it is known as reductionism। क्लियर हो गया बेटा? किसी बिग या लार्ज प्रॉब्लम को छोटे पार्ट में स्प्लिट करना और स्प्लिट करने के बाद से उसको सॉल्व कर देना ही क्या कहलाता है? रिडक्शनिज्म कहलाता है। तब फिजिक्स जो है इन दोनों चीजों की हेल्प लेता है, यूनिफिकेशन एंड रिडक्शनिज्म। बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं जो ये बताने की कोशिश करते हैं कि फिजिक्स में हमें बहुत सारे लॉज पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिजिक्स चाहे तो सारे यूनिवर्स के जितने भी फिनोमेनाज हैं, उन सारे फिनोमेनाज को एक ही रूल से वो डिफाइन कर सकता है, बट अभी तक ऐसा हुआ नहीं है, बट इस पे ट्रायल चल रहा है। ठीक है, अभी आप लोग 10th से 11th में आए हो फिजिक्स, तो अब आप लोगों की शुरुआत हुई है। आप यहाँ पे देखोगे कि आगे जब पढ़ोगे तो उसमें आप ये देखोगे कि मैक्सवेल नाम के एक ऐसे साइंटिस्ट हैं जो फिजिसिस्ट हैं, जिन्होंने केवल 4 इक्वेशन दिया और उन चारों इक्वेशन में पूरे फिजिक्स को ही उन्होंने डिफाइन कर दिया। मतलब पूरे फिजिक्स को उन 4 इक्वेशन से ही डिफाइन कर दिया। ठीक है, तो वो भी एक तरीके से हम देखे थे यूनिफिकेशन ही है। मतलब बहुत बड़ी चीज को एक किसी छोटे रूल के अंतर्गत क्या कर देना, डिफाइन कर देना ही क्या कहलाता है? यूनिफिकेशन कहलाता है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हम लोगों को देखने को मिलेगी जो यूनिफिकेशन और रिडक्शनिज्म की हेल्प से पूरे फिजिक्स को हम लोग स्टडी कर सकते हैं। ठीक है बेटा?
ओके, अब यहाँ पे हम देखें तो फिजिक्स को स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। फिजिक्स को स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। पहला है मैक्रोस्कोप और दूसरा है माइक्रोस्कोप। स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से फिजिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है मैक्रोस्कोप, और दूसरा है माइक्रोस्कोप। मैक्रोस्कोप एंड माइक्रोस्कोप। मैक्रोस्कोप का मतलब ये होता है जिसमें बड़ी बड़ी चीजों के बारे में हम लोग बात करते हैं, जिसमें बड़ी बड़ी फिनोमेना के बारे में बात करते हैं। जैसे व्हीकल का स्पीड हो गया, वेलोसिटी हो गई, एक्सेलरेशन हो गया, टाइम हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, और भी बहुत सारी चीजें, थर्मोडायनामिक्स हो गई, हीट हो गया, टेम्परेचर हो गया। इन सब चीजों के बारे में यहाँ पे हम लोग स्टडी करते हैं। मतलब कि स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है। मैक्रोस्कोप में और भी चीजें आ जाती है, जिसमें ऑप्टिक्स को भी हम लोग क्या करेंगे, ऑप्टिक्स के भी बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के भी बारे में बात करेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक, डायनामिक्स, ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये सारी चीजें आ जाएगी आपको मैक्रोस्कोप में। इसी तरह से माइक्रोस्कोप में यहाँ पे छोटी छोटी चीजों के बारे में बात की जाती है। माइक्रोस्कोप में एक तरीके से हम ये बोलें तो यह एक मॉडर्न फिजिक्स है। ठीक है। या इसको हम लोग क्वांटम फिजिक्स भी कह सकते हैं। मॉडर्न फिजिक्स या क्वांटम फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स का मतलब ये है कि जहां पे बहुत छोटी छोटी चीजों के बारे में, बहुत टीनी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ना, न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ना, प्रोटॉन के बारे में पढ़ना, न्यूक्लियंस के बारे में पढ़ना, उनके वेट के बारे में पढ़ना, या उनके स्पीड के बारे में पढ़ना, उनके चार्ज के बारे में पढ़ना, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ना। ये सारी चीजें जहां पे हम लोग स्टडी करते हैं वह माइक्रोस्कोप, इसको क्वांटम फिजिक्स भी कहा जाता है। और यह कॉन्सेप्ट बिल्कुल न्यू आया है अभी, मतलब चल तो रहा है काफी दिनों से, लेकिन फिर भी इनके कंपैरिजन में यह बिल्कुल न्यू कॉन्सेप्ट है। और यह पूरा का पूरा आपको 12th में पढ़ना है, 11th में बिल्कुल नहीं है। मैक्रोस्कोप को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जैसा भी बताया था। डायनामिक्स, स्टैटिक्स, मैकेनिक्स या डायनामिक्स कह सकते हैं उसको। इसके बाद से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी कह सकते हैं इसको। फिर उसके बाद ऑप्टिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ऑप्टिक्स ये हम लोग 12th में पढ़ेंगे। यहाँ पे जो डायनामिक्स है और मैकेनिक्स है, ठीक है, स्टैटिक्स या मैकेनिक्स जो है, इनको हम लोग 11th में पढ़ेंगे। मॉडर्न फिजिक्स यानी कि जो माइक्रोस्कोप है, यह पूरा का पूरा हम लोग 12th में पढ़ने वाले हैं। ठीक है बेटा। तो सारी चीजें हम जानेंगे कि इसमें क्या क्या पढ़ना है, ये सारी चीजें जानेंगे। लेकिन पढ़ेंगे कब, ये हम लोग पढ़ेंगे 12th में। इसके भी 2 पोर्शन को 12th में, और इसके 2 पोर्शन को सिर्फ 11th में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है। और यहाँ पे जो अपनी कंट्री के आसपास, जैसे इंडिया हो गया, चाइना हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, ये जो हमारी कंट्री के अराउंड जितने भी कंट्रीज हैं, इन कंट्रीज का फिजिक्स का जो सिलेबस है 11th-12th का कुछ ऐसा डिजाइन किया गया है कि पूरे वर्ल्ड में जितनी भी फिजिक्स आपको पढ़ाई जाती है, उन सारे फिजिक्स को 11th-12th में ही पढ़ा दिया जाता है। लेकिन ऊपर से, मतलब कि थोड़ा सबका इंट्रोडक्शन कर दिया जाता है। डेप्थ में हम कब जाते हैं, जब स्पेशलाइजेशन के लिए हम जाते हैं। जैसे हम बीएससी में गए या इंजीनियरिंग में गए, जब जैसे जैसे आगे पढ़ते हैं तो उसके डेप्थ को हम लोग समझते हैं। लेकिन 11th-12th में थोड़ा
हर चीज को पढ़ा दिया जाता है जो पूरे वर्ल्ड में फिजिक्स में पढ़ाई जाती है। ठीक है, किसी भी क्लास में सारी चीजें यहाँ पे पढ़ा दी जाती है। ओके बेटा, तो आज फिजिक्स की क्लास को हम लोग यहीं पे रहने देते हैं, कल से इसकी आगे स्टडी करेंगे। और अभी मैथ्स की क्लास आप 9 कितने बजे आप ज्वाइन करोगे? 10:15 हो रहा है, तो 10:20 पे आप, ओके नहीं 9:40 नहीं बेटा 10:20 पे होगी ना, 10:20 पे क्लास होगी ना। देखो 10:20 पे आपको ज्वाइन करना है क्लास।